हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 152 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में दोस्तों हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 1 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है, यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशस्ति का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह एक शिलालेख था। बी है, यह एक तांबे की तस्तरी थी। सी है, यह धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्टर था। डी कह रहा है कि राजा की स्तुति। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा, राजा की स्तुति। जो प्रशस्ति का अर्थ होता है वह होता है राजा की स्तुति करना, राजा की प्रशंसा करना। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ ही प्रशस्ति कहलाता है। किसी भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है जिसके प्रशंसा में कोई भाषण लिखा जाए या कोई ग्रंथ हो, उसी को क्या नाम दिया गया है? प्रशस्ति नाम दिया गया है। प्रशस्ति वंश के विषय में जानकारी देती है तथा इनका प्रयोग राजा या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रशंसा में भी करवाया जाता है। प्रशस्ति जो होती है वंश के विषय में जानकारी देती है और इनका जो प्रयोग है राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा अपनी प्रशंसा में भी करवाया जाता है, लिखवाया जाता है। तो यही क्या होती है? प्रशस्ति होती है। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है और यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? विहार बनाने की अनुमति बोध गया में बौद्ध राजा मेघवर्मन को किसने दी थी? और ये जो मेघवर्मन है ये सिलोन का शासक है। सिलोन मतलब श्रीलंका का शासक है। तो इसको बौद्ध क्या था? बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था। तो इसी को बौद्ध विहार बनवाने के लिए बोध गया में एक जमीन देते हैं। तो वो कौन से शासक देते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। बी ए, समुद्रगुप्त। सी ए, स्कंदगुप्त। डी ए, कुमारगुप्त। तो दूसरे का आंसर जाएगा बी के साथ, समुद्रगुप्त। किसने दिया था? तो समुद्रगुप्त ने सिलोन के राजा जो थे बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की क्या किया जाता है? अनुमति देते हैं। तो वो कौन है? तो आपके समुद्रगुप्त हैं, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। समुद्रगुप्त का समकालीन लंका अर्थात सिलोन नरेश मेघवर्ण या मेघवर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था। विहार का मतलब होता है कुछ स्थान रहेगा, वहाँ पे रहने लोग जैसे बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके लिए एक मतलब विहार बनवाया जाता था। तो ये याद रखिएगा। या घूमने का स्थान भी बोला जाता है। विहार का अर्थ होता है विहार करना, घूमना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। जो कथन है उन पे आपको विचार करना है। कथन 1 कह रहा है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। सही बात है। दूसरा कथन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, खिलजी वंश में आप अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, इनका नाम सुने। तो इनके द्वारा ये नष्ट नहीं किया गया था, बख्तियार खिलजी जो था उसने नष्ट किया था। ये खिलजी वंश का कोई शासक नष्ट नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका 2 गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो आपका आंसर ए के साथ जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। ये आपका सही आंसर था, मतलब 1 नंबर ही सही है। व्याख्या देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य अर्थात गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। शक्रादित्य ने की थी, जो क्या है? कुमारगुप्त प्रथम था। जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। तो और पाल जो पाल वंश है, पाल की बात आ रही है,
तो पाल वंश का जो है संस्थापक अगर देखा जाए तो कौन था दोस्तों, तो गोपाल था। इसको याद रखिएगा, गोपाल था, ये पाल वंश का संस्थापक था। ये क्वेश्चन और पूछता है कि जो राष्ट्रकूट मतलब त्रिदलीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें कौन कौन से वंश थे, तो पाल एक थे, राष्ट्रकूट थे, आपके राष्ट्रकूट भी सम्मिलित थे, त्रिदलीय संघर्ष जो बोला जाता है राष्ट्रकूट, और इसके बाद गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर जो थे गुर्जर प्रतिहार भी सम्मिलित थे। इसको याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार सम्मिलित थे, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार भी सम्मिलित थे। तो जो त्रिपक्षीय मतलब 3 दलों में संघर्ष होता है इसीलिए त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं, उसमें पाल वंश थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर प्रतिहार भी शामिल थे। और पाल वंश का संस्थापक आपका कौन है, गोपाल है। तो उसी प्रकार अगर आप राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश के संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक के नाम बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि गुर्जर और राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन कौन थे, आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी, तथापि ये दोनों ही बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक में जो शासन काल में काफ़ी विकसित हुआ। अतः जो प्रश्नगत एक है वो क्या है, सही है। दूसरी ओर जो लाइन है, दूसरी ओर इन दोनों को 1193 के आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा विनष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा, वो कौन था, तो तुर्क का था, तुर्की था या तुर्क का आक्रांता जो बख्तियार खिलजी था, उसने दोनों विश्वविद्यालय को 1193 के आसपास क्या है नष्ट कर दिया था। न कि खिलजी वंश के शासक ने, न कि सल्तनतकालीन खिलजी वंश के किसी शासक द्वारा नष्ट किया गया था। इस प्रकार कथन 2 जो है वो क्या है, असत्य है। आगे चलते हैं, आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्पमित्र शुंग के बाद कौन शासक बना था या बाद शासक कौन बना, ये बताना है कि पुष्पमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना। अग्निमित्र बना, सुज्येष्ठ बना, वज्रमित्र बना या देवभूति। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, अग्निमित्र। पुष्पमित्र शुंग के बाद जो शासक बनता है उसका नाम अग्निमित्र होता है। ऑप्शन ए आप सही कर लेंगे। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। पुष्पमित्र की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक या राजा बनता है। अपने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का उपराज्यपाल था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्पमित्र शुंग जब जीवित था तो उस समय अग्निमित्र कहाँ का उपराज्यपाल था, ये बताना है, या उपराजा था, तो वो विदिशा का था। ऑप्शन आपका विदिशा हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत निर्बल था। जो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो देवभूति होता है, जो निर्बल है और विलासी है। वह अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। आगे देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन है और यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्वालियर के निकट बाघ गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधि करती है। ग्वालियर के निकट बाघ गुफाएं हैं तो निम्नलिखित किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधि करती है। बाघ की गुफाएं जो है किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधि करती हैं, ये आपको बताना है। मौर्य युग का, गुप्त युग का, कुषाण युग का या राजपूत युग का। तो 5वें का आंसर है बी सही हो जाएगा, गुप्त युग का। जो गुप्त युग का क्या करती हैं, ये बाघ की गुफाएं गुप्त युग का प्रतिनिधि करती हैं और बाघ की गुफाएं आपकी ग्वालियर के निकट स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी विविध गुप्तकालीन है, जिनकी विधि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था। गुप्त काल में जो युद्ध एवं शांति मंत्री होता था उसको क्या नाम दिया गया था, ये आपको बताना है। सेनापति, महादंड नायक, संधि विग्रहिक, कुमार मात्य। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संधि विग्रहिक। जो संधि विग्रहिक होता था वो युद्ध एवं शांति मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी आपका सही है, संधि विग्रहिक। व्याख्या देखते हैं। संधि विग्रहिक जिसे महासंधि विग्रहिक भी कहते हैं, तो संधि विग्रहिक
गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाए थे? अश्वमेध या यश्वमेध कहते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा संपादित करवाया गया था ये बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा या स्कंद गुप्त द्वारा। तो 7 का आंसर जाएगा सी के साथ दोस्तों, सी आंसर कर लेंगे 7 का, कुमार प्रथम द्वारा। जो अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया गया था गुप्त शासक द्वारा वो कौन था? तो कुमार गुप्त प्रथम था। ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे। व्याख्या देखिए, कुमार गुप्त प्रथम के सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्के के मुख भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर श्री अश्वमेध महेंद्र मुद्रालेख अंकित है। परंतु अपनी किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कुमार गुप्त प्रथम ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया है, यह ज्ञात नहीं है। यद्यपि वाराणसी के दक्षिण पूर्व में स्थित नगवा नामक ग्राम से प्राप्त एक पाषाण निर्मित अश्व पर चंद्रुग अंकित है। जे रत्नाकर ने इसकी साम्यता चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की है तथा बताया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, परंतु इस बात का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं प्रमाणित होता है और इस पर शोध कार्य क्या है जारी है। अतः इस विषय में हम निश्चय कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कुमार गुप्त ही करेंगे, अगर पूछा जाएगा तो आप कुमार गुप्त को ही आंसर करेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है और पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख किया है, पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया है, ये बताना है। ऑप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंद गुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, स्कंद गुप्त का जूनागढ़ लेख। तो स्कंद गुप्त का यहाँ पे 2 मिल रहा है, क्वेश्चन के ऑप्शन से भी आप सीखते रहें, ठीक है। कुमार गुप्त के जो अभिलेख का नाम है उसका नाम है मंदसौर अभिलेख। स्कंद गुप्त का अभिलेख जो मिलता है वो इंदौर के से मिलता है, जिसको इंदौर ताम्रपत्र लेख कहते हैं। वहीं स्कंद गुप्त का दूसरा जूनागढ़ लेख है। स्कंद गुप्त का एक भीतरी अभिलेख मिलता है और स्कंद गुप्त का जो भीतरी अभिलेख है उसी में हुड़ों के आक्रमण का जिक्र किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। व्याख्या देख लेते हैं। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था। मंदसौर जो था वो प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका एक नाम दसपुर भी मिलता है। मालवा का एक नाम क्या है? दसपुर नहीं, मंदसौर का एक नाम और मिलता है, उसका नाम क्या है? दसपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमार गुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 की तिथि दी गई है। यह लेख प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। यह लेख जो है प्रशस्ति के रूप में है, जिसकी रचना किसने की थी? मंदसौर अभिलेख की, या मंदसौर जो अभिलेख है वो प्रशस्ति के रूप में है। तो इसकी रचना किसने की है? तो वत्स भट्टी ने की है। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। जो वत्स भट्टी है वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मंदसौर के लेख में पट्टावाय श्रेणी, पट्टावाय श्रेणी या पट्टवाय श्रेणी का मतलब होता है रेशमी सूत बुनने वाली की समिति। रेशमी सूत बुनने वाली समिति को क्या बोला जाता था? पट्टावाय श्रेणी, ठीक है। तो मंदसौर के लेख में पट्टावाय श्रेणी तथा इंदौर के लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कुमार गुप्त का प्रथम जो है, प्रथम कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में पट्टावाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और वहीं पे इंदौर जो लेख है, इंदौर लेख में क्या है कि इंदौर लेख में तौली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इंदौर लेख में तौली श्रेणी का उल्लेख मिलता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक
से संबंधित है? मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है, ये बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। यह प्रशस्ति संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में लाट प्रदेश में रहने वाली तंतुवाय श्रेणी के 10पुर नगर में जाकर बसने का क्या है, उल्लेख है। तंतुवाय श्रेणी का क्या है, 10पुर नगर में जाकर बसने का उल्लेख भी है। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, KBS PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। KBS PGT का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है? निम्नलिखित किस स्रोत में या किस स्रोत के द्वारा, कौन सा है, चीनी है या तिब्बत है या कश्मीरी है या संस्कृत? तो मिहिर कुल की एक शैतान के रूप में पहचान की गई है। मिहिर कुल को एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है। तो इसका जिक्र किस में मिलता है? तिब्बतन में मिलता है, चीनी में मिलता है, या कश्मीरी लेख में मिलता है, या संस्कृत में मिलता है? तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा दोस्तों, इसका 10 का आपका चीनी, 10 का चीनी सही हो जाएगा। 10 का चीनी जो यात्री थे उनके द्वारा क्या है, मिहिर कुल को एक शैतान के अवतार के रूप में पहचाना गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, चीनी के जो लेखक हैं उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुड़ों का नेता तोड़मान तथा उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी मिहिर कुल ने गंगा घाटी पर पुनः अधिकार कर लिया था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक हुआ। चीनी यात्री सुंगयुंग, चीनी जो यात्री एक है सुंगयुंग तथा भेनसांग ने मिहिर कुल को शैतान शासक बताया है और बौद्ध विरोधी बताया है। जो चीनी यात्री हैं सुंगयुंग एक हैं और दूसरे हैं भेनसांग, दोनों ने मिहिर कुल को शैतानी शासक बताते हुए बौद्ध विरोधी बताया है। गौरतलब है कि ग्वालियर के लेख में इसे महान पराक्रमी तथा पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। यहाँ देखिए कि जो ग्वालियर का अभिलेख है उसमें अभिलेख में इसे क्या है, जो आपका मिहिर कुल है इसे पराक्रमी भी कहा गया है और पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन और उनकी व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कभी ज़िंदगी में हार मत मानिए, प्रयास करते रहिए जब तक आपके पास